हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिग्रेशन के बारे में और स्पेसिफिकली हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला कि रिग्रेशन को एमएस एक्सेल में कैसे हम अप्लाई करते हैं। सेकंड, रिग्रेशन को जब हम अप्लाई करते हैं तो उसकी बैकग्राउंड में चीज़ें कैसे काम करती हैं वो हम समझेंगे। और थर्ड, जो आउटपुट आता है रिग्रेशन का उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। सो ये 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि एम एस एक्सेल में रिग्रेशन कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप जाएंगे डेटा व्यू में, डेटा टैब पे आप क्लिक करेंगे तो आपके राइट साइड पे यहाँ पर डाटा एनालिसिस का ऑप्शन आ रहा है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिग्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर इनपुट वाई रेंज मांग रहा है जो कि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। सो लेट मी सेलेक्ट, मैंने वाई रेंज सेलेक्ट कर लिया। और एक्स रेंज में हम एडवर्टीजमेंट जो मेरा है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो इस केस में ऐड हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और सेल्स डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। सो बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं कि ऐड कितना अफेक्ट करता है सेल्स को। मैंने वाई रेंज को सिलेक्ट कर लिया, एक्स को सिलेक्ट कर लिया। लेबल्स, क्योंकि मैंने लेबल्स सिलेक्ट नहीं किए हैं तो मैंने इसको अनटिक रखा हुआ है। कॉन्फिडेंस लेवल 95% है। मुझे जो रिजल्ट अब चाहिए वो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको ओके कर लेता हूँ। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास अनोवा टेबल है, फिर उसका समरी आउटपुट है एंड थर्ड, ये थर्ड वाला जो टेबल है। अगर हम यहाँ पर रिग्रेशन अनोवा वाला जो टेबल देखें, इसमें हमारा जो मॉडल है, ओवरऑल जो मॉडल है ये सिग्निफिकेंट है। ओवरऑल जो हमारा मॉडल है ये सिग्निफिकेंट है बिकॉज पी वैल्यू इज 0.05। बिकॉज पी वैल्यू जो है ये 0.05 से छोटी है। इट मीन्स हमारा जो ओवरऑल मॉडल है ये फिट है। सेकेंड, आप यहाँ देखेंगे कि जो आर स्क्वेयर है, आर स्क्वेयर आ रहा है 39%। सिंस हमारा एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वो 39% जो वेरिएंस है वो एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा एक ही वेरिएबल जो है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल इतनी अमाउंट ऑफ वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है। आर स्क्वायर जो कि 35% है विच इज़ ऑल्सो गुड। और मल्टीपल आर जो कि कोरिलेशन है हमारा वो है 63%। नाउ ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि एम एस एक्सेल में हम रिग्रेशन को कैसे अप्लाई करेंगे, रिग्रेशन टेक्निक को हम कैसे अप्लाई करेंगे। अभी हम देखेंगे कि रिग्रेशन काम कैसे करता है। ये जो वैल्यूज़ हैं ये आती कहाँ से हैं, ये जो वैल्यू है ये आती कहाँ से है और ये टेबल कैसे फॉर्म होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इस जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी मैं वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा। और इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रख देता हूँ। ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसके अंदर जो वेरिएंस है वो मैं कैलकुलेट करूंगा। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर वेरिएंस जो है इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं इसको ग्राफ के थ्रू व्यू करना चाहूँ, ये देखिए, तो ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं इट मीन्स ये डाटा फैला हुआ है। और मैं यहाँ पर अगर रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करूँ ये मेरा वेरिएंस है। ये जो डाटा है मेरा वो वेरी कर रहा है, कुछ डाटा ऊपर है कुछ नीचे है। इसका मतलब है कि सेल्स में वेरिएंस है। हम इसको कैलकुलेट करते हैं, वो देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं इसका एवरेज कैलकुलेट कर लेता हूँ। एवरेज, ये मैंने एवरेज कैलकुलेट कर लिया। अब हमें डेविएशन निकालना है, सेल्स का डेविएशन सेल्स। और डेविएशन हम कैसे निकालते हैं, x माइनस मीन। इक्वल टू, ये हमारा x हो गया, माइनस मीन जो मैंने नीचे कैलकुलेट किया ये एवरेज है। और एवरेज को मैं चाहता हूँ मैं इसको फिक्स करूँगा तो मैं यहाँ पर डॉलर का साइन यूज़ करूँगा। इससे होगा ये कि ये जो जब नीचे मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो ये वैल्यूज़ तो चेंज होती रहेंगी पर ये जो एवरेज वैल्यू ये कांस्टेंट रहेगी। लेट मी एंटर हियर और ये डिविजन्स आ गई हैं सेल्स की। नाउ अब मैं इनको बिकॉज यहाँ पर कुछ प्लस के साइन है कुछ माइनस के साइन है तो इन्हें इग्नोर करने के लिए मैं इनका स्क्वायर कर दूंगा। इनका मैं सेल्स का स्क्वायर कर दूंगा।
और ये मैं सबका यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा और इनका जो सम आएगा यहाँ पर मैं इनका सम कर देता हूँ एक बार। सो ये जो अमाउंट आ रहा है ये है हमारा वेरिएंस, कि जो सेल्स के अंदर जो वेरिएंस है वो है टोटल 5285। ये हमारा सेल्स का वेरिएंस है। नाउ हमें तो रिग्रेशन के थ्रू ये पता करना है कि ये जो ऐड है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर पा रहा है। सो जो हमारी रिग्रेशन की इक्वेशन होती है, लेट मी राइट हियर y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो y तो हमारा सेल्स हो गया, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, सेल्स इक्वल टू a, हमारे पास अभी a की वैल्यू नहीं है, a मतलब जो हमारा इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट a हमारा इंटरसेप्ट हो गया और b हमारा स्लोप है और मल्टीप्लाई एडवर्टीजमेंट। ये बेसिकली हमारा रिग्रेशन का मॉडल है। सो इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे रिग्रेशन में एक फॉर्मूला है, एक फंक्शन है, जिससे कि मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। सो उसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करूँगा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट यहाँ पर पूछ रहा है नॉन वाइज वैल्यू, सो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद कोमा, और ये पूछ रहा है नॉन एक्स वाई वैल्यू, तो ये मेरा एक्स है। उसके बाद मैं इसको एंटर कर दूंगा। ये हमारे पास आ गया इंटरसेप्ट की वैल्यू, इंटरसेप्ट। और अब मैं स्लोप को कैलकुलेट करूंगा, तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन है स्लोप नॉन वाई को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा, उसके बाद एडवर्टीजमेंट को नॉन एक्स, और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई, स्लोप की वैल्यू आ गई। नाउ इंटरसेप्ट का मतलब क्या है और स्लोप का मतलब क्या है? देखिए, इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि जब एडवर्टीजमेंट ज़ीरो होगी तो सेल्स कितनी होगी? बिकॉज अगर आप रियल लाइफ में इसको अप्लाई करें तो इट मेक सेंस। वाई? अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं फिर भी एक मिनिमम लेवल ऑफ सेल्स आपका होगा, चाहे वो 5 यूनिट हो चाहे 10 हो, तो वो जो मिनिमम लेवल होगा आपके सेल्स का उसे हम इंटरसेप्ट बोलेंगे, राइट? स्लोप का मतलब ये है, स्लोप का मतलब ये है कि एक यूनिट को इंक्रीज करने से, कि एक यूनिट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है। सो इस एग्जांपल में हम बात करें एडवर्टीजमेंट को हम रुपीज़ में देखेंगे, तो 1 रुपया खर्च करने से मेरा सेल्स में कितना इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ दी स्लोप। सो मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन है और मेरे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू भी है, स्लोप की भी वैल्यू है। नाउ अगर मुझे यहाँ पर ये इक्वेशन अप्लाई करनी हो तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पर इक्वल टू y मेरे पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, सो मैं इसको कैसे करूँगा? इसको मैं कैसे करूँगा? ए हमारा इंटरसेप्ट है प्लस बी जो कि स्लोप है और मल्टीप्लाई एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट हमारा ये रहा और जो इंटरसेप्ट है उसको मैं ओके नाउ ये जो मेरा यहाँ पर ये क्रिएट हुआ प्रेडिक्टेड वाला, इसे मैं yc का नाम दे देता हूँ। नाउ आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आप देखिए, मेरा मॉडल ये कह रहा है कि
अगर ऐड इतनी है 45 है तो मेरी सेल्स 51 होनी चाहिए, लेकिन आप एक्चुअल में देखेंगे तो मेरी सेल्स 55 है। और फिर से अगर मेरी ऐड जो है 44 है तो मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू जो होगी वो 50 होगी, लेकिन जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है वो है 44। वैसे ही अगर मेरी एडवर्टीजमेंट 33 होगी तो मेरा जो सेल्स होगा वो 43 होगा, लेकिन एक्चुअल में देखें तो 74 है, एक्चुअल में 74 है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ देखूँ कि मेरी एडवर्टीजमेंट अगर 55 है तो मेरा जो प्रिडिक्टेड वैल्यू वो है 57, और मेरा जो एक्चुअल वैल्यू है सेल्स का वो है 63। सो वैसे ही ये वैल्यूज़ हैं आई हैं। अब इनका मैं क्या करूँगा, इनका भी मैं एवरेज कैलकुलेट करूँगा और बेसिकली मैं इसका भी वेरिएंस कैलकुलेट करूँगा। सो सबसे पहले मैं इसका एवरेज कैलकुलेट करूँगा, एवरेज, और वैसे ही मैं इसका भी डेविएशन निकालूंगा x माइनस मीन। तो इसमें डेविएशन ऑफ YC, सो यहाँ पर मैं x माइनस मीन के लिए x माइनस मीन को मैं फिक्स कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितनी फिर ये वैल्यूज़ अगर नीचे जाएंगी तो मेरा मीन फिक्स रहेगा और सबके साथ ही माइनस हो जाएगा। मैं डॉलर का साइन लगा देता हूँ और ये मेरी डेविएशन आ गई। और अगर डेविएशन को मुझे ये साइन रिमूव करना है तो मुझे इनका स्क्वायर करना होगा। सो इसका मैं अब स्क्वायर कर लूँगा। और अब मैं इसका वेरिएंस कैलकुलेट करूँगा। वेरिएंस के लिए मैं यहाँ पर इनका सबका सम कर दूंगा जो भी मेरे पास ऊपर वैल्यू आई है। नाउ ये जो मेरी वैल्यू आई है ये वाली 2106, ये मेरी वेरिएंस है। अब ये देखिए, ये जो हमारी वैल्यूज आई हैं, ये जो वेरिएंस आया है ये हमें ये बता रहा है कि एडवर्टीजमेंट जब हमने अपने मॉडल में अप्लाई किया तो एडवर्टीजमेंट हमारा कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब जब हमने सेल्स की खुद की अपनी वेरिएंस निकाली थी वो आ रही थी 5285। फिर हमने एडवर्टीजमेंट को अपने मॉडल में इंक्लूड किया और देखा कि एडवर्टीजमेंट को जब हम डालते हैं एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो उसकी वजह से सेल्स में कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमने इक्वेशन यहाँ पर फिट किया और उसके बाद इनका डिवीजन लिया और उसका स्क्वायर किया, तो हमारे पास ये जो वेरिएंस आ रहा है ये आ रहा है 2106। इसका मतलब एडवर्टीजमेंट को अगर हम अपने मॉडल में रखेंगे एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वो हमारा 2106 वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है। इज दैट राइट? सो अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो टेबल कैसे बनेगा अनोवा का। सबसे पहले यहाँ पर हम रिग्रेशन उसके बाद रेसिड्यूअल और टोटल। नाउ हमारे पास टोटल वेरिएंस कितना था, इतना था, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ 5285.765। ये हमारा टोटल वेरिएंस हो गया। रिग्रेशन कितना है, हमारा जो मॉडल है वो कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है, दैट इज 2106.981। और जो हमारा बच गया जो कि हमारे एडवर्टीजमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सप्लेन नहीं किया वो इसका माइनस इसका, उसको हम रेजिड्यूल का नाम देंगे। बिकॉज 5000 में से 2000 तो एडवर्टीजमेंट में एक्सप्लेन कर दिया ना, जो नहीं बचा, जो हमारा मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो एडवर्टीजमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाई वो हमारा बच गया, उसे हम बोलेंगे रेजिड्यूल या मैं एरर बोलूं, जिसको हम एरर बोलते हैं, जो कि आपकी रिग्रेशन की लाइन बचती है ऊपर और नीचे जो डॉट आते हैं उस लाइंस के, उसे हम रेजिड्यूल बोल देते हैं बिकॉज वो हमारे एडवर्टीजमेंट ने एक्सप्लेन नहीं किया। सो यहाँ पर इसे हम बना देते हैं सम ऑफ स्क्वायर। इसके बाद हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम
डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा टोटल वेरिएबल अगर हम देखें तो हमारे कितने हैं, यहाँ पर 17 शो कर रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा n-1 दैट इज 16 होगा, ठीक है। और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, बिकॉज हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम एक ही लिखेंगे। सो और रेसिडुअल जो 16-1 जो बच गया वो 15, वो हमारा ये हो गया। फिर हम निकालेंगे मीन स्क्वायर, या मीन स्क्वायर निकालेंगे। इसके बाद हम मीन स्क्वायर का सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू से, और इसको 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 डिवाइड कर देंगे इससे। सॉरी, यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा मीन स्क्वायर आ गया, और इन दोनों का जो हम रेशो आता है उसे हम एफ रेशो बोलते हैं। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये हमारा एफ रेशो आ गया, और यहाँ पर हमारा सिग्निफिकेंस लेवल आएगा, ठीक है। पी वैल्यू जो आएगा वो अभी हमारी आई नहीं है, वो कंप्यूटर हमें जनरेट करके देता है। सो ये हमारा फर्स्ट टेबल बन गया, जो मैंने आपको बताया था कि ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है। तो पहले हमने टोटल में हमारा टोटल वेरिएंस आ जाएगा, जो कि सेल्स में जितना वेरिएंस है वो हमारा टोटल वेरिएंस होगा, वो हमने यहाँ लिख दिया। जो हमारे मॉडल ने एडवर्टीजमेंट की वजह से जो वेरिएंस आया है वो हमने यहाँ लिख दिया, और जो एडवर्टीजमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो दिस माइनस दिस, तो ये हमारा रेजिडुअल आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 16 है, रिग्रेशन के सामने हम वो वैल्यू लिखेंगे जो हमारी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, तो यहाँ पर एक है, और रेसिडुअल जो बच गया 16-1 दैट इज 15। उसके बाद हमने मीन स्क्वायर कैलकुलेट किया, इसको डिवाइड किया इससे, ये स्कोर आ गया, और इसको डिवाइड किया इससे, ये आ गया। आपको मैं एफ टेस्ट के बारे में बताऊं तो एफ टेस्ट हमें ये बताता है कि जो वेरिएंस है उसको डिवाइड कर देते हैं हम कि वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय वेरिएंस नॉट एक्सप्लेन्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन दोनों का जो रेशो होता है वो एफ स्क्वायर होता है। फिर एफ की हम वैल्यू देखते हैं पीछे टेबल में, उसके अकॉर्डिंग हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, राइट। सो सिग्निफिकेंस वैल्यू में वो हमारा जो रिग्रेशन अप्लाई करते हैं तब आएंगे। अब इन वैल्यूज को एक बार हम मैच कर लेते हैं, जो हमारा टेस्ट मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया था पहले। तो यहाँ पर सम ऑफ स्क्वेयर्स 2106 वैल्यू ठीक आ रही है। उसके बाद नीचे भी हमारा रेसिडुअल 3178 वैल्यू ठीक है, और यहाँ पर भी टोटल जो वेरिएंस आ रहा है 5285 दैट इज ऑल्सो राइट। उसके बाद मीन स्क्वेयर 2106 वो भी ठीक है, और एफ की जो वैल्यू आ रही है 9.94 वो भी ठीक आ रही है। हमारे जो इस रिग्रेशन को मैंने अप्लाई किया था एक्सेल में, उसमें सिग्निफिकेंस वैल्यू भी आ गई है। तो सिग्निफिकेंस वैल्यू आ रही है 0.05 से नीचे। इट मीन्स कि हमारा जो मॉडल है ये फिट है, ये हमें ओवरऑल फिटनेस दिखा रहा है मॉडल की। अब मैं आपको दूसरा मॉडल, ये जो दूसरा टेबल है ये करके दिखाता हूँ कि ये दूसरा टेबल कैसे बनता है। सबसे पहले हमारे पास आएगा मल्टीपल आर जिसे हम कोरिलेशन बोलते हैं। उसके बाद आर स्क्वेयर, उसके बाद एडजस्टेड आर स्क्वेयर, उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड एरर, उसके बाद हमारी ऑब्जर्वेशन, जो कि हमारी 17 है इस केस में। आर स्क्वेयर का मतलब ये है कि वेरिएंस एक्सप्लेन बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कितना वेरिएंस एक्सप्लेन किया है एडवर्टीजमेंट की वजह से, इतना एक्सप्लेन हुआ है, कितने में से, टोटल हमारा कितना था, टोटल हमारा इतना था। तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 39 आ गया। और अगर आपने कोरिलेशन का देखा होगा, आर स्क्वेयर में से अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर दें रिग्रेशन का, तो यहाँ पर हमारे पास आर आ जाएगा। और अगर आर में से आर स्क्वायर निकालना हो आपको तो इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास आर स्क्वायर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर की। एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूला है n माइनस वन माइनस आर स्क्वायर
आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई n माइनस वन डिवाइडेड बाय n माइनस वन माइनस के। नाउ पहले मैं आपको बता देता हूँ एडजस्टेड आर स्क्वेयर का मतलब क्या है। आर स्क्वेयर का तो मतलब ये है कि वेरिएंस एक्सप्लेन बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ आर स्क्वेयर का नेचर ऐसा है कि आप जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज करेंगे अपने डाटा सेट में, जैसे एडवर्टीजमेंट के साथ अगर मैं मोटिवेशन यहाँ पर डाल दूँ तो मेरा जो आर स्क्वेयर है ये वैल्यू इसका बढ़ता रहेगा। तो इस केस में अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा नॉनसेंस वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग। यहाँ पर अगर हमने और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड कर लेते हैं और उसके अलावा वर्किंग आवर्स, तो इससे क्या होगा, हमारा जो आर स्क्वायर है इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। सो और अगर हम कोई ऐसे ही नॉनसेंस वेरिएबल यहाँ कोई ऐड कर दें जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, फिर भी आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती रहेगी। सो इसी वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर एक इस पिक्चर में आता है। एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या करता है कि जैसे जैसे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ते रहेंगे ये एक लेवल तक मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद ये नीचे की ओर जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती नहीं रहेगी, एक टाइम के बाद ये घट जाएगी। सो एडजस्टेड आर स्क्वायर हमें ये भी बताता है कि अगर आपने 5 वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड किए हैं और उसके बाद आपका आर स्क्वायर डिक्लाइन होने लग गया है तो आपको और वेरिएबल ऐड नहीं करने चाहिए। सो एडजस्टेड आर स्क्वायर को जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया यहाँ पर ये है। सो पहले मैं यहाँ पर कैलकुलेट लेता हूँ, पहले ही एन माइनस वन एन माइनस आर स्क्वायर ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको एन वन माइनस आर स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एन माइनस वन। एन हमारा 16 है, 17 है, तो 17 माइनस वन दैट इज 16 16 और इसको डिवाइड कर दूंगा। एन हमारा हो गया 17, 1 माइनस 16 हो गया और के हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो एन 16 17 माइनस वन 16, 16 माइनस वन दैट इज 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। और इसको मैं अगर तो ये मैंने फॉर्मूला पूरा कर दिया, वन माइनस आर स्क्वायर ये था, वन माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन, एन हमारा एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन दैट इज 16, क्योंकि 17 हमारा टोटल लेंथ था तो एन माइनस वन दैट इज 16 डिवाइडेड बाय एन माइनस वन 16 हो गया और के का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो 17 माइनस वन 16, 16 माइनस वन 15, क्योंकि हमारा एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। सो उसके बाद हमारा जो वैल्यू आ रहा है एडजस्टेड स्क्वायर का वो आ रहा है 35%। ये तो हमारा था सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अगर सिंपल रिग्रेशन की बात करें तो आपको आर स्क्वायर ही दिखना है, देयर इज नो नीड टू सी एडजस्टेड आर स्क्वायर। एडजस्टेड आर स्क्वायर आपको तब देखना है जब आपके पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उस केस में आपको एडजस्टेड आर स्क्वायर देखना है, ना कि आर स्क्वायर। एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ जाती है जब आप मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अप्लाई करते हो रिग्रेशन में। उसके बाद जो हमारा है स्टैंडर्ड एरर, तो स्टैंडर्ड एरर हमारा रेसिडुअल है, तो इस केस में हम इसको स्क्वायर कर देंगे, और रेसिडुअल हमारा ये आ जाएगा। और ऑब्जर्वेशन एक बार इस टेबल को हम मैच कर लेते हैं जो कि हमारा रिजल्ट आया था उससे। मल्टीपल आर हमारा आ रहा है 63, सही है, हमारा भी इसमें इतना आ रहा है। और आर स्क्वायर आ रहा है हमारा 39.39, यहाँ भी इतना आ रहा है। एडजस्टेड आर स्क्वायर हमारा 0.35, यहाँ भी 35 आ रहा है। और स्टैंडर्ड एरर हमारा था 56, यहाँ पर 14 आ रहा है। 14 कैसे आ रहा है, मैंने कुछ फॉर्मूले में प्रॉब्लम तो नहीं कर दिया। स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड एरर, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट ऑफ दिस 14। हाँ, तो इसका एक्चुअली मुझे इसका स्क्वायर रूट करना था, मैंने इसका कर दिया था गलती से। तो 14.55 यहाँ पर आ गया है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 17 है। अब इसी से हमारा थर्ड टेबल बनेगा जो कि यहाँ पर ये है। इंटरसेप्ट का मैंने मतलब आपको बताया था कि 0 लेवल पे अगर एडवर्टीजमेंट है तो हमारा इंटरसेप्ट कितना होगा, मिनिमम लेवल कितना होगा। और यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू है टी स्टैटिस्टिक्स की, और वैसे ही सेकंड की वैल्यू भी इसी तरह आ जाएगी कि एक्स वेरिएबल को अगर हम डिवाइड करेंगे इससे, ये हमारी आ गई इसकी वैल्यू। थर्ड टेबल हमें ये बता रहा है कि जो एक्स वेरिएबल का जो यहाँ पर जो स्लोप का वैल्यू है दैट इज 0.65। इसका मतलब ये है कि एक यूनिट एडवर्टीजमेंट के चेंज करने से 0.65 चेंज आएगा सेल्स में। अब हमें ये देखना है, ये कंफर्म करना है कि ये जो 0.65 है ये जीरो ही है, जीरो के आसपास ही है, जीरो से सिग्निफिकेंटली दूर है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक्स वेरिएबल जो कि हमें स्लोप बताता है कि एक यूनिट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने से सेल्स में कितना चेंज आ रहा है। तो हमें ये मॉडल ये बता रहा है कि अगर हम 1 रुपया एडवर्टीजमेंट बढ़ाएंगे और तो सेल्स में 0.65 का चेंज होगा। नाउ हम ये कैसे कंफर्म करेंगे ये जो 0.65 की वैल्यू है ये जीरो है या जीरो से सिग्निफिकेंटली फार है। सो इसको फिर हम कंफर्म करेंगे पी वैल्यू से। तो इस केस में हमारी जो पी वैल्यू है वो आ रही है 0.00065, दैट इज ये है लेस देन 0.05। इट मीन्स कि हमारा जो ये वैल्यू है ये सिग्निफिकेंटली अलग है जीरो से, विच मीन्स कि हमारा जो मॉडल है अगेन वो फिट है। पहले हमने यहाँ कंफर्म किया अनोवा टेबल से, और दूसरा हमने यहाँ से कंफर्म किया कि जो पी वैल्यू है जो एक्स वेरिएबल का स्लोप की वैल्यू है ये जीरो से सिग्निफिकेंटली दूर है। सो वी कैन से कि यस आवर मॉडल इज फिट। तो ये थे तीनों टेबल मैंने आपको बताया। सबसे पहले जो टेबल हमारा अनोवा का बनेगा, दूसरा हमारा बनेगा समरी आउटपुट का जो कि मैंने आपको ये भी कैलकुलेट करके बताया, और थर्ड यहाँ से इसी टेबल से ये थर्ड वाला बनेगा। सो रिकॉल कर लेते हैं एक बार कि रिग्रेशन को हमने कैसे इसको अप्लाई किया। सबसे पहले हमने जो डिपेंडेंट वेरिएबल था इसकी वेरिएंस निकाला, वो हमारा आ गया इतना। हमने फिर बाद में इक्वेशन को लिया और एक्सेल में ही इंटरसेप्ट और स्लोप का जो फंक्शन है इसकी हेल्प से इन दोनों वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया। अब इस इक्वेशन में इनकी वैल्यू हमने डाल दी और एडवर्टीजमेंट की डाल दी। इसको हमने लिया यहाँ अप्लाई कर दिया और इसको YC का नाम दिया। फिर यहाँ से हमने डेविएशन लिए और इनका साइन को इग्नोर करने के लिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया। फिर जब इनका सम किया तो हमारे पास ये वेरिएंस आ गया। वेरिएंस ये वाला जो वैल्यू है हमें ये बता रहा है कि एडवर्टीजमेंट को जब हमने मॉडल में पुट किया तो उसकी वजह से वेरिएंस कितना आ रहा है, तो आ रहा है 2106। मतलब कि सेल्स में टोटल वेरिएंस इतना था और एडवर्टीजमेंट को पुट करने के बाद इतना आ रहा है। इट मीन्स कि ये 5000 में से 2000 का जो वेरिएंस है वो एडवर्टीजमेंट हमारा एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद जो फर्स्ट टेबल है अनोवा की वो मैंने आपको बताई कि रिग्रेशन का आता पहले, फिर रेसिड्यूल आएगा, फिर टोटल आएगा। रिग्रेशन वाला टोटल वेरिएंस जो आके इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने एक्सप्लेन किया, और रेसिड्यूल जो कि बच गया जो कि इस वेरिएबल ने एक्सप्लेन नहीं किया, तो दिस माइनस दिस ये बीच वाली वैल्यू आ जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बताया टोटल में n-1 आएगा, तो 17 - 1 16। और रिग्रेशन में 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, अगर 2 होते तो यहाँ पर 2 आता। सो दिस माइनस दिस यहाँ पर ये आ गया। मीन स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद इसको करेंगे इससे डिवाइड, तो ये वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही इसके साथ एफ स्क्वायर का और उसका एफ रेशो आती है। एफ रेशो का मतलब ये होता है कि वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएबल डिवाइडेड बाय वेरिएंस नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारे यहाँ रेशो आ गया और सिग्निफिकेंस वैल्यू हमारी वो सिस्टम जनरेट करता है। इसी से हमारा ये सेकंड टेबल वाला जिसमें हमारा आर आ गया, आर स्क्वायर है जिसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया 1 - 1 - r स्क्वायर n-1 मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय n-1 - k का मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर हमने स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट किया, फिर नीचे एफ ऑब्जर्वेशन, उसी से हमारी थर्ड टेबल निकल के आई जिसको मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। सो ये था वीडियो ऑन अ सिंपल रिग्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल रिग्रेशन और एक्सेल में ही हम इसको अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और मल्टीपल रिग्रेशन को एक्सेल में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे
वो हम देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।